सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉम्ब ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के बारे में। लेकिन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है कौन? सो लेट मी टेल यू, द टॉम्ब ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज द अनडिस्कवर्ड burial crypt मार्क एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा ए फ्रॉम 30 BC assumed to be located near Alexandria, Egypt। सो इससे पहले हम चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। एक ऐसी कब्र जो इसे अलेक्जेंड्रा की कब्र के आसपास माना जाता है, लेकिन आज तक ढूंढा नहीं गया। कहानी के अनुसार माना जाता है कि रोमन एम्पायर तेजी से बढ़ रहा था, तब ऑक्टेवियन ने एंटोनी और क्लियोपेट्रा को मारने के बाद एक ही साथ एक ही कब्र में दफनाया था। एक कहानी का मानना है, पुरातत्व विभाग का मानना है कि अलेक्जेंड्रा के दक्षिण पश्चिम में टोपोसिरम मेगना के मंदिर के आसपास एंटोनी और क्लियोपेट्रा की कब्र को छुपाया गया था। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आपको ये पता है कि क्लियोपेट्रा की कहानियां कितनी मशहूर है। इजिप्ट में, मिस्र में उसे देवी की तरह पूजा जाता है और वो अपनी टाइम की सबसे ताकतवर और ब्यूटीफुल महिलाओं में से एक थी। और कहा जाता है ब्यूटी विथ ब्रेन, वो बिल्कुल उसकी तरह ही थी, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी और ब्रेन का यूज करके पूरी इजिप्ट, मिस्र पे अपना वर्चस्व कायम किया था। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ब्यूटी विथ ब्रेन, दोनों के यूज करके। से हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा ब्यूटी और ब्रेन का मिक्स कॉम्बिनेशन करके कैसे उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया था। क्लियोपेट्रा की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले जब अलेक्जेंड्रा ने पूरा एम्पायर बिल्ड किया था, के बाद जब उनकी मृत्यु होती है तब क्या हुआ? अलेक्जेंड्रा का कोई भी जीवित वंशज नहीं था, उसकी वजह से उसकी पीढ़ी तो खत्म हुई थी। उसके मरने के बाद उनका एम्पायर भी खत्म होने वाला था। अलेक्जेंड्रा के मरने के बाद उनके जो भी गवर्नर्स थे, उन्होंने अलेक्जेंड्रा की सल्तनत अपने आपस में बांट ली। तब मिस्र की सल्तनत पेट्रोनी को मिली। जब पेट्रोनी की वंशज और आगे आने वाली पीढ़ी जो एकदम ही नाकारा और बुजदिल बनती गई। उसके बाद जब रोमन एम्पायर ने अपना कब्जा करना स्टार्ट किया, तब क्या हुआ कि उन्होंने रोमन एम्पायर के सामने अपने घुटने टेक दिया और उनको अपने खजाने को पहुंचाने लगे। और उसके बदले में उन्होंने ये दरखास्त की कि रोमन एम्पायर पे कभी हमला ना करे। ओके, तो उनको जो भी चाहिए था वो मिस्र की सरकार, मतलब मिस्र की जो भी सल्तनत थी वो दे रही थी, प्रोवाइड कर रही थी। उसकी वजह से रोमन एम्पायर ने मिस्र पे कभी हमला नहीं किया उस वक्त। लेकिन जब क्लियोपेट्रा के फादर क्लोनी की जब मौत हुई, तब उसके बाद मिस्र के सल्तनत की जो भी भागदौड़ थी, जिम्मेदारी थी, वो क्लियोपेट्रा और उसके छोटे भाई को मिली। पेट्रोनी 30 और क्लियोपेट्रा दोनों आपस में शादी कर लेते। वो सुन के थोड़ा ऑकवर्ड हुआ ना, लेकिन उस वक्त मिस्र में ये सब आम सी बात थी, क्योंकि तब क्या माना जाता था कि अपनी सल्तनत को किसी और को नहीं देनी चाहिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही सगे भाई बहन की भी शादी करवा लेते थे। वहाँ पे वो कॉमन था, कुछ टेबू वेबू नहीं माना जाता था। आज के समय में तो ये टेबू माना जाता है, क्योंकि सगे भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपस में शादी करने से कोई जेनेटिक में जो भी प्रॉब्लम थी वो आने वाली पीढ़ी में भी आएगी। उसकी वजह से ये सबको अभी मान्यता नहीं है, लेकिन तब कॉमन था वहाँ पे इजिप्ट में। हाँ, उसी वजह से उन दोनों की शादी हो जाती है आपस में। उसके बाद वो आपस में झगड़ने लगते हैं। उनके बाद तब उनके भाई क्लियोपेट्रा को मारने के लिए, मतलब उनके हस्बैंड ही हुए, मारना चाहते थे। तब वो क्लियोपेट्रा वहां से भागकर सीरिया गए। सीरिया में अपनी सेना तैयार की और वहां पे अपनी ब्यूटी और ब्रेन का यूज करके वापस से जब आई, तब उन्होंने एम्पायर के साथ मिलकर वहां पे कब्जा किया। लेकिन वहां पे कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि रोमन एम्पायर के लीडर के साथ जो उनके संबंध थे वो वहाँ पे कुछ गलत साबित हुए। उनको वहाँ की गद्दी के राजा के तौर पे माना नहीं गया। उसकी वजह से उन्हें अपने और दूसरे छोटे भाई के साथ फिर से शादी की। उनसे शादी करने के बाद वहाँ पे उन्होंने फिर से अपना वर्चस्व कायम रखा। और हाँ, क्लियोपेट्रा इतनी चालाक थी कि वो अपनी तक अपना वर्चस्व को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। तो जो जितना खूबसूरत उतना ही ज़्यादा हरामी दिमाग का भी होता है। और क्लियोपेट्रा के केस में तो बिल्कुल ही ऐसा ही था, क्योंकि वो अपना उस समय की सबसे ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल, और उस समय उस जो भी एक बार देख ले उनके प्यार में पड़ ही जाए। क्लियोपेट्रा इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती पे अगर आप किसी भी इजिप्शियन स्टोरी की बात करें, अर्बन स्टोरी की बात करें तो की जाए तो हुस्न मलाइका के नाम पे क्लियोपेट्रा का नाम तो लिया ही जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत
थी। क्लियोपेट्रा और एंटोनी की स्टोरी के साथ क्या सिमिलरिटी वो भी तो हम डिस्कस कर लेते हैं ना। तो एंटोनी भी वही लोगों में से था जो मलिका हुस्न यानी कि क्लियोपेट्रा के लुक्स पे दीवाना हो गया था। उनके लिए कुछ भी करने के लिए वो तत्पर रहता था। तो क्लियोपेट्रा ने कहा कि इसे मार दो तो वो मार देगा, और अगर क्लियोपेट्रा ने कहा कि इसे बचा लो तो उसे बचा भी लेता, अपनी जान पे भी खेल जाता। उस लेवल की उनकी दीवानगी बढ़ गई थी क्लियोपेट्रा के लिए। सो अगेन क्लियोपेट्रा तो एक चालाक औरत थी। उनकी चालाकी के चलते ही ये सब वर्चस्व उन्होंने कायम रखा। अपनी एंटोनी क्लियोपेट्रा पे तो फिदा ही था, हाँ वो तो पता है। ओक्टेवियन ने जब मिस्र पे हमला किया तब एंटोनी और क्लियोपेट्रा को पता था कि उन लोगों का जीतना उसके खिलाफ तो नामुमकिन सा ही था। हाँ एंटोनी को तो हरा दिया था, लेकिन क्लियोपेट्रा की मौत कैसे हुई उसके बारे में भी बहुत सारे तथ्य है। जैसे कि कई स्टोरी ऐसी थी कि उनकी मृत्यु सांप काटने से हुई या फिर बिच्छू के काटने से हुई, यानी स्कॉर्पियन के काटने से। लेकिन इनमें से कौन सी स्टोरी सच्ची है, कौन सी स्टोरी एक काल्पनिक स्टोरी है, वो सब कोई नहीं जानता। क्लियोपेट्रा को वहाँ का चाणक्य भी माना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। उन दिनों क्या होता था कि कोई क्वीन नहीं बनती थी, सब किंग ही बनते थे, मतलब राजा ही राजगद्दी पे बैठे थे, कोई रानी नहीं। उन्होंने उस गद्दी पे बैठ के अपना वर्चस्व जो निभाया, उसके ऊपर लोगों ने उनको देवी की तरह पूजना स्टार्ट कर दिया। अपने इजिप्शियन ममीज के बारे में तो जाना ही होगा, जो मिस्र में है। जब राजा और रानी मरने के बाद औषधि से पूरे शरीर पे लगा कर उसको पट्टी में लिपट कर वहाँ पे दफना लिया जाता है या फिर हमेशा के लिए रख लिया जाता है। तो क्लियोपेट्रा को भी ऐसे ही दफनाया गया था और एंटोनी को भी साथ में। सो क्लियोपेट्रा और एंटोनी को मिस्र की खुदाई में ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। अभी भी उस पर रिसर्च चालू ही है, वहाँ पे खुदाई चल ही रही है। इन सब कहानियों के साथ चलते चलते क्लियोपेट्रा और एंटोनी की स्टोरी भी चलती रहती है। इस तरह की कहानियों में क्लियोपेट्रा की कहानी इतनी मशहूर है कि अभी तक वो उसकी कब्र को ढूंढने में लगे हुए, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, अपने टाइम की सबसे ज़्यादा फैशनेबल लेडी भी थी। कि डेट में क्लियोपेट्रा की टर्म को ढूंढना इम्पोर्टेंट इतना क्यों बन गया वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन लोगों को लगता है कि उनकी टर्म जब मिल जाएगी तब एक कहानी को तथ्य मिल जाएगा कि उन्होंने वो प्रूव कर दिया कि क्लियोपेट्रा की जो भी कहानियां थी वो भी सच थी और क्लियोपेट्रा भी सच। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा टर्म इज मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है, जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिया है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी अगर किसी और मिस्ट्री के बारे में जानना है तो अभी फ्लैश हो रहे वीडियो पे आप क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।